और अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस के नतीजे आ गए हैं। क्वार्टर 4 के नतीजे बेहद शानदार शानदार रहे हैं। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। बजाज फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 FY22 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और हम देखते हैं कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर है वो 6000 करोड़ से ब्रीच हो चुका है, उससे ज़्यादा आया है और 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताया है वो पर्टिकुलर नंबर ने। प्रोविजंस जो कि 1231 करोड़ थे Q4 ऑफ FY21 में, अब वो शार्पली लोअर आए हैं। 702 करोड़ पे वो प्रोविजंस का नंबर आया है, 43% लोअर जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, और उसके वजह से पैट ग्रो हुआ है। 79% हायर पैट अमाउंट ईयर ऑन ईयर क्लॉक किया है बजाज फाइनेंस ने। 80% कह सकते हैं 2421 करोड़ रुपीस पैट का, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट बजाज फाइनेंस क्लॉक करते हुए। GNPAs और NNPAs दोनों घटे हैं। GNPA नंबर 1.6% पे आया है और NNPA 0.68% पे। AUM का अच्छा खासा ग्रोथ हमने देखा है कि ऑपरेशनली बजाज फाइनेंस का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। न्यू लोन्स ओवरऑल थ्रू द ईयर में भी अच्छा ग्रोथ आया है, 46% ग्रोथ न्यू लोन्स थ्रू द ईयर में। और हम जब ओवरऑल पैट को भी देखें, 59% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पैट में। अब वो 7000 करोड़ से ज़्यादा पैट क्लॉक कर चुका है FY22 में। तो ब्रॉडली काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स बजाज फाइनेंस से। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद मोदी, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर हैं शेयर खान के। विनोद, आपका स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। मैं जानना चाहती हूं कि व्हाट यू लाइक, जो नतीजे आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी हाँ, जहाँ तक नतीजे आए हैं बजाज फाइनेंस के, आई थिंक देखें तो अपेरेंटली अनुमान के हिसाब से आए हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ है जैसे NIA की अगर हम बात करें तो NIA का जो नंबर है 6068 करोड़ का, वो कंसेंसस पोल से काफ़ी बेहतर आया हुआ है। और एट द सेम टाइम अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो 0.68% ये काफी बेहतर माना जा सकता है। सिक्वेंशियली इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा दिख रहा है। तो बजाज फाइनेंस ओवरऑल अगर देखें तो ठीक है, ये क्वार्टर तो मुझे समझ में आ रहा है नंबर अच्छे ही किए, लेकिन अगर आप लास्ट के 3-4 क्वार्टर देखें तो बजाज फाइनेंस ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। इसका एक रीजन ये है कि बजाज फाइनेंस के ये जो AUM ग्रोथ, इट हैज बीन कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ, 15 से 20% का ग्रोथ रहा है, जिसके और जो कस्टमर्स का जो ग्रोथ रहे हैं वो भी काफी कंसिस्टेंट रहा है। इवन रिसेंट जो दिसंबर क्वार्टर का जो मैनेजमेंट कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट में कहा कि उसके न्यू ऐप के आ जाने की वजह से मैनेजमेंट अभी बजाज फाइनेंस कंसिस्टेंटली 8 से 9 मिलियन कस्टमर एनुअली ऐड कर सकते हैं पोटेंशियली, जो पहले 6 से 7 मिलियन हुआ करता था। तो ये सबको देखते हुए वो दिख रहा है कि नंबर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल नंबर काफी अनुमान से बेहतर रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक कल रिएक्ट करना चाहिए। विनोद, मुझे जानना है कि एसेट क्वालिटी, जैसा कि आपने भी बताया कि नतीजों में एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है, कि आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? एसेट क्वालिटी 1.6% देखो तो 0.68% काफी अच्छा है। और आने वाले समय में चूंकि अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्थव्यवस्था में जिस हिसाब से हमें इंटरेक्शन दिख रहा है उस हिसाब से ये लगता है कि और एट द सेम टाइम अगर हम लोग कलेक्शन एफिशिएंसी को देखें, चाहे ये NBFC हो चाहे बैंकिंग हो, सारे के कलेक्शन एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुए हैं। तो एसेट क्वालिटी मुझे लगता है मोर और लेस मेंटेन से बेहतर रहने वाला। तो एसेट क्वालिटी के संदर्भ में मैं कहूँगा तो ये बेहतर ही रहने वाला है। इसमें कुछ बड़ा डिटोरिएशन हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्रेडिट ग्रोथ देखिए, जहां तक अगर क्रेडिट ग्रोथ का प्रश्न उठता है, ये साल तो क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री का। लेकिन दो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स काफी डबल डिजिट रहा है लास्ट ईयर में भी, और ये ईयर में भी बजटीय एलोकेशन देखे तो गवर्नमेंट का कैपेक्स काफी बेहतर है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें तो ये जो प्राइवेट कैपेक्स है, जो एक काफी जो एक चीज थोड़ा सा नकारात्मक सेंस में देखा जाता था, लेकिन वहां से भी अभी प्राइवेट कैपेक्स यहाँ से बेहतर होने की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि एसेट यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनियों की बेहतर दिखाई देती जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है
ये बेहतर होगी इंडस्ट्री की। और एट द सेम टाइम क्योंकि जब सिंगल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ हुआ करता था तो बजाज फाइनेंस डबल डिजिट ग्रोथ करता था। तो मुझे लगता है जब इंडस्ट्री 10% से प्लस ग्रो करेगा क्रेडिट डिजिट तो डबल डिजिट में, तो बजाज फाइनेंस का क्रेडिट ग्रोथ और भी बेहतर होगा। थैंक यू विनोद, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुख करते हैं अगली खबर का। आज HDFC लाइफ के Q4 के नतीजे भी आए। कैसे रहे नतीजे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित। HDFC लाइफ के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए हैं। एटलीस्ट अगर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। एनालिस्ट ये वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के नंबर को करीब 820 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट कंपनी ने 895 करोड़ रुपीज़ का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस नंबर रिपोर्ट किया है, जो कि अराउंड 15% हायर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। VNB मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो एनालिस्ट को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था, बट कंपनी ने 200 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन रिपोर्ट किया और VNB मार्जिन्स जो आए हैं वो 29.4% के आसपास रिपोर्ट किया है कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो न्यू बिजनेस प्रीमियम, AP और नेट प्रॉफिट नंबर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से एकदम मिले जुले आए हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ हुआ है करीब 8% के आसपास और वो नंबर आया है 7080 करोड़ के आसपास। और AP की अगर हम बात करें तो उसमें 6% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है और वो नंबर करीब 3050 करोड़ के आसपास आया है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो वो करीब 13% से ग्रो करके 358 करोड़ रुपीस के आसपास आया है। अब अगर एम्बेडेड वैल्यू की हम बात करते हैं तो वो करीब 13% से ग्रो करके करीब 30,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो AUM है वो $2 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर चुका है, जो कि 17% ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ऑल एंड ऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। VNB फ्रंट पे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है कंपनी ने, करीब 895 करोड़ रुपीस का ये नंबर आया है फोर्थ क्वार्टर में। एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस 820 करोड़ के आसपास के थे। और अब बात करते हैं बाजार की। मजबूत ग्लोबल संकेतों का असर बाजार पर देखने को मिला। बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी करीब 250 अंक चढ़कर 17,200 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 777 अंकों का उछाल देखने को मिला। ऑटो, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में जमकर खरीदारी हुई। आज बाजार में क्या हुआ, पूरा एक्शन डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी प्रियंका ऊपर। जी देखिए, बिल्कुल आज अगर आप मार्केट्स की बात करें तो आज पूरे सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। एक बड़े गैप अप के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों खुलते हैं। एक रेंज में कारोबार करता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार करता है। लेकिन निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई लास्ट के कुछ मिनटों में, रिलायंस 2.5% से ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुआ। 17,200 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बाजार के लिए बताया जा रहा था और शार्प उस तक ही बंद हुआ है निफ्टी। तो यहाँ से बुलिश सिग्नल्स ज़रूर इंडिकेट करता है। अगर आप सारे पैक्स की बात करें तो ऑटो से आज फिर से आपको एक लीडरशिप आते हुए दिखाई दी, लेकिन इस बार जो तेजी थी, जो मूवर्स थे, वो मारुति के अलावा तमाम दूसरे काउंटर से हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, M&M सभी में तेजी थी। इनफैक्ट ना सिर्फ ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी पैक, टायर स्टॉक्स सब में एक अच्छी खासी बॉयंसी देखने को मिली। एनर्जी पैक दूसरा बड़ा सेक्टर था जहां पर तेजी थी रिलायंस की वजह से, वहां पर हमने तेजी देखी। और उसके बाद आपको कंजम्पशन स्टॉक सारे तेज देखने को मिले। कल जब इंडोनेशिया के पाम ऑयल बैन पर क्लैरिफिकेशन आई, उसके बाद से आपने देखा सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में फिर से तेजी लौटी। बड़े सेक्टर रिजल्ट्स भी हैं, जिसके पहले एक मोमेंटम प्ले भी आप देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स हैं, HUL के रिजल्ट्स हैं, बजाज ऑटो के रिजल्ट्स हैं, जिन पर इस वक्त स्ट्रीट की नज़र भी, एक्सपेक्टेशन भी और उस एंटिसिपेशन में आप मूव्स भी क्लियरली देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स जहां पर, और बैंकिंग स्टॉक्स में भले एक लिमिटेड रेंज में आज कारोबार होता हुआ दिखाई दे, लेकिन सारे फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी खासी बुलिशनेस थी जस्ट इन द वेक ऑफ बजाज फाइनेंस रिजल्ट्स। चाहे वो होम फाइनेंस काउंटर हो, व्हीकल फाइनेंस काउंटर हो, गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स हो, चोला फाइनेंस में हमारे स्ट्रीट को क्या खबर है वो भी हमने सुबह ही बताई, जिसके बाद हम देखा पूरे फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मेक मनी ऑर्गेनिक्स के अच्छे रिजल्ट आए, जिसके बाद हमने देखा फिर से आपको केमिकल स्पेस बजिंग में दिखाई दिए। तो कुछ बुलिश सिग्नल ही इसे कहना चाहिए, जहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 17,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, वो बाजार क्रॉस करता है तो आप यहां से बुलिश बेट्स लेंगे। हालांकि निफ्टी में बैंक निफ्टी से ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग इस वक्त निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दिया है। और अब बात करते हैं ट्विटर की, जिसे एलन मस्क ने खरीद लिया है। आखिर क्या थी ट्विटर को खरीदने की वजह, इसे जानते हैं अपने स्पेशल स्वदेश विशेष में।
और ट्विटर पे अब मस्क का रंग चढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी को मस्क का ऑफर रास आ गया है। ट्विटर को अब 44 अरब डॉलर यानी कि 3.37 लाख करोड़ रुपए में बेचने को राजी हो गई है। अब ये तो हुई सामान्य चश्मे से देखने वाली बात, लेकिन स्वदेश विशेष में हमारा नज़रिया देखने का जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा विशेष होता है। एलन मस्क को ट्विटर में क्या विशेष दिखा, आखिर मस्क ट्विटर को इतना पसंद क्यों करते हैं, और जब मस्क ट्विटर के नए बॉस बन जाएंगे तो इससे मेरी और आपकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर कुछ बदलने वाला नहीं है तो मस्क ने आखिर खरीदा क्यों। इसी पर करेंगे चर्चा, पर पहले ज़रा देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। चलिए, अब सवाल अभी भी आपके मन में भी काफ़ी हैं और मेरे मन में भी काफ़ी हैं, तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ विराग गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और उत्पल खोज जो कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उत्पल, सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा कि क्यों खरीदा एलन मस्क ने ट्विटर को आखिर? नमस्कार। सबसे पहले मेरा तो मानना है कि जैसा आपने कहा मस्क है तो मस्त है, तो ट्विटर को उन्होंने अपने फायदे के लिए खरीदा है डेफिनेटली, जहां पे अब वो एक मीडिया का मेजर चंक कंट्रोल करेंगे और आने वाले दिनों में हमको काफी सारी चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी ट्विटर की। इट विल बिकम मोर लाइक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो उनका कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड न्यूज हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। वो यूज करेंगे ट्विटर को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो इसी वजह से उन्होंने उसको एक्वायर करा हुआ है। जैसे मुकेश अंबानी के अपने खुद के मीडिया हाउस है, वैसे उन्होंने एक मीडिया वो कर लिया, पब्लिक से उसको प्राइवेट कर लिया है। तो ट्विटर से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं था। और एलन मस्क जैसा बंदा जो 3 टाइम्स अमीर है कंपेयर टू मुकेश अंबानी, तो ऑब्वियसली ट्विटर इज द ओनली चॉइस व्हिच ही हैड, और वो उन्होंने ले लिया। विराग, आपके पास आते हैं, हमारे और आपके जीवन में किस तरीके से फर्क पड़ेगा अगर एलन मस्क ने ट्विटर ले लिया है तो? देखिए, किसी आदमी की बातों को अगर आकलन करना है तो उसके अतीत को देखना होगा। तो पिछले 2 साल के मास्क पीरियड में, जब लॉकडाउन की वजह से लोग मास्क में थे, तो मस्क ने अपनी संपत्ति 10 गुना बढ़ा ली। तो जब सब लोग डाउन हुए तो 10 गुना संपत्ति बढ़ गई। अब आने वाले समय में उनकी जो ये अमीरी है बरकरार रहे, उसके लिए वो ट्विटर पे कब्जा कर रहे हैं। ट्विटर क्यों? क्योंकि सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कब्जा करना चाहते हैं, और मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो बेस है वो ट्विटर है। इसलिए वो एक सबसे बड़ी आहार श्रृंखला के सबसे बड़े खिलाड़ी पे कब्जा करना चाहते हैं। इस कब्जे से वो जनता के दिमाग और सरकार की नीतियों, इन दोनों पर कब्जा करके, और अपने जो 3 व्यापार हैं, क्रिप्टो करेंसी का, और जो ईवी है, और तीसरा जो उनका सैटेलाइट इंटरनेट और अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम हैं, इन तीनों के बारे में एक नया बाजार उसको बनाना चाहते हैं, सरकार की नीतियों में बदलाव चाहते हैं। और ये जो अगर इनका कब्जा ट्विटर में हो गया, तो मुझे लग रहा है कि फ्री स्पीच के एक बड़े प्लेटफॉर्म का अंत हो जाएगा। उत्पल, मैं आपके पास आऊँगा, पहले थोड़ा सा चेंजेस की बात कर लेते हैं। इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कैसे जो नैरेटिव्स हैं अब वो बदलेंगे ट्विटर पे लगातार राइट विंग, लेफ्ट विंग, आप जो भी नाम ले लीजिए विंग्स के, वो इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यूज़ की। क्या ट्विटर के रिवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए एलन मस्क अब और कोशिश करेंगे? ट्विटर ब्लू जैसी एक सब्सक्रिप्शन है, वो या तो सस्ती हो जाएगी और मास स्केल पे हो जाएगी, और जो एवरी इंडिविजुअल वेरिफिकेशन है कि हर इंसान अपने आप को वेरीफाई कर सकता है, ये ऑप्शन क्या आपको देखने को मिलेगा? और एडिट बटन, जिसको लेके काफ़ी लोग काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि एडिट बटन नहीं है, दिक्कत है। देखिए, इसमें जहां से मैं देख रहा हूं, आज की तारीख में जब भी आप कोई अपना मत रखते हैं और ट्वीट करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है सिर्फ उसको डिलीट करने का। तो ओवरऑल जब भी हम स्टडी करते हैं 6 मंथ्स डाउन द लाइन, तो हमको पता चलता है कि कितने लोगों ने इसके फेवर में बोला एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कितने लोगों ने अगेंस्ट में बोला। जिन्होंने अगेंस्ट में बोला है, बाद में शायद डर के उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो डिलीटिंग पैटर्न से भी हमको काफी सारी मदद मिलती है। सामने बैठेंगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपने एग्जैक्टली बोला क्या था, मतलब किस फेवर में थे। मुझे खाली शायद अपने वो इंटेलिजेंट एल्गोरिथम से ये पता चल जाएगा कि आपने अपना ट्वीट एडिट किया है, बट आपका जो ओरिजिनल व्यू रहा है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ एडिट वाला फंक्शन। काफी लोगों को फायदा होगा इससे। कई बार हो जाता है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो हम उसको एडिट नहीं कर पाते, पूरा ट्वीट हमको डिलीट करना पड़ता है। तो उसका प्लस साइड ये रहेगा कि
एडिट की वजह से हम जाके उसको करेक्ट कर पाएंगे। अगर बाद में पता चला कोई गलती हो गई है तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके प्लस और माइनस साइड। बची बात रेवेन्यू की। रेवेन्यू मॉडल डेफिनेटली, वो एक बिजनेसमैन है तो वो ट्विटर को इतना पैसा खर्चा करके उन्होंने यूवी नहीं खरीदा है, डेफिनेटली उसमें से वो रेवेन्यू मॉडल निकाल रहे हैं। इसके लिए वो सब्सक्रिप्शन चालू करेंगे, मतलब हमको एक फीस पे करनी होगी ट्विटर पे अपने आप को बरकरार रखने के लिए। तो इसके बाद जो एडवर्टाइजर्स पे जो प्रेशर डाला करती थी ट्विटर, या जो ट्विटर पे प्रेशर रहता था कि एडवर्टाइजमेंट्स आए, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बिकॉज पूरा सब्सक्राइबर बेस पे रहेगा कि आपका सब्सक्राइबर बेस कितना है, उनसे सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, उससे रेवेन्यू मॉडल जो कि कई गुना ज्यादा होगा कंपेयर टू द एडवर्टाइजमेंट जो अभी फिलहाल उनको मिल रही है ट्विटर को। तो सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से क्या होगा, एज अ यूजर मैं भी थोड़ा चौड़ा हो जाऊंगा कि अच्छा मैंने सब्सक्रिप्शन दिया तो मैं जो चाहे लिख सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा बोल्ड हो जाऊंगा लिखते वक्त। तो ये थोड़े से मतलब प्लस और माइनस रहेंगे ये सब्सक्रिप्शन बेस बनाने की वजह से। और उसमें अगर हम ब्लू टिक वेरिफिकेशन की बात करते, जो अगर आम बिक्री के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली एवरीवन हु वांट्स टू टेक वो ब्लू सब्सक्रिप्शन, वो एक छोटी अमाउंट देके उसको खरीद लेगा, तो मैं वेरीफाइड हो जाऊंगा। तो ये मतलब उनको फायदा रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बहुत रेवेन्यू उनका आएगा। थोड़ी सी दिक्कतें करंट यूजर्स को डेफिनेटली आएंगी, ये सब चेंजेस अगर जेन्युइनली आते हैं तो। विरागी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उत्पल ने कही कि मैंने किसी के बारे में कुछ कहा, आज के ज़माने में चलिए मैंने कुछ कहा कुछ मेरा, और उसके बाद या तो आपके पास ऑप्शन है वो डिलीट करने का, या तो आपको वो रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने किसी के बारे में कोई बात कही, आपने किसी के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहे, बाद में आपने उसको बदल लिया, तो एज ए कानून के तौर पे कितना मुश्किल होगा प्रूव करना कि भाई किसी ने मेरे बारे में तब कहा था कि आज अगर ट्विटर खोल के देखेंगे तो वो बात ही बदल चुकी होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मस्क ने एडिट बटन या इन पॉलिसीज को चेंज करने के लिए ट्विटर को खरीदा है। और अगर यह उनका उद्देश्य होता तो 10% शेयर होल्डिंग से वो ट्विटर के बोर्ड में आ जाते और इन नीतियों को लागू कर देते। विश्व में कोई भी कंपनी को चलाने के लिए, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 100% शेयर होल्डिंग नहीं चाहिए होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ी छोटी चीजें हैं, ये तो नैरेटिव्स हैं। दूसरे नंबर पर रेवेन्यू की अगर बात करें तो उन्होंने जनवरी से शेयर लेना चालू किया था, लगभग 2.64 करोड़ में उन्होंने जो 9% शेयर लिए थे, और जितना बढ़ गया मेरे हिसाब से 50% एप्रिसिएशन तो उनको ऑलरेडी हो गया है। ट्विटर की रेवेन्यू बढ़े या नहीं बढ़े, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 50% का रिटर्न ऑलरेडी आ गया है। अगर जनता के लिहाज से देखें तो मैं नहीं मानता हूं कि पेड सर्विस होगी। हाँ, प्रीमियम सर्विसेज पेड होंगी, जहां पर फॉलोवर बिकेंगे, जहां पर आपको ब्लू टिक मिलेगा, जहां पर आपको रीच बढ़ेगी, और इन सारी चीजों के लिए जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा उसको उतनी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उससे उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। पर जनता के लिहाज से देखें तो क्या ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम बनेगा, क्या रेवेन्यू शेयरिंग जनता के साथ होगी, ये कुछ बड़े सवाल हैं। और एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्विटर अकेला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो अगर वो फ्री स्पीच के इतने बड़े समर्थक हैं तो सोशल मीडिया के ओवरऑल जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसको बदलने के लिए अभियान क्यों नहीं करते हैं? यूरोपियन क्योंकि जो सोशल मीडिया में फ्री स्पीच कौन दबा रहे हैं? सोशल मीडिया में फ्री स्पीच 3 लोग दबा रहे हैं, कंपनियों के मालिक, दूसरे नंबर पर सरकारें, और तीसरे नंबर पर जो ये आईटी सेल और ये जो पूरा एक जो नैरेटिव सेट करते हैं, इन लोगों को करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ट्विटर एक उनकी पॉकेट कंपनी बनने की जरूरत है। उन्हें सोशल मीडिया का जो रेगुलेटरी नेटवर्क है यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, उन नीतियों को इस तरीके से बनवाएं जिससे कि फ्री स्पीच एक संस्थागत तौर पर लोगों को मिल सके। मुझे नहीं लगता फ्री स्पीच की आड़ में वो अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहते हैं। उत्पल सर, आपसे मैं सवाल लूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चिराग सर ने कही कि अब यहाँ से नैरेटिव कैसे प्ले आउट होगा। क्या वाकई में फ्री स्पीच का एक प्लेटफॉर्म बनेगा ट्विटर? पहली बात तो यह कि क्या अभी तक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म था? क्योंकि हमेशा अक्सर आप देखते थे कि कोई ना कोई, जैसे मैंने कहा, कंप्लेंट्स आती रहती थी यहाँ से वहाँ से, कभी सरकार नाराज़ होती थी, कभी विपक्ष नाराज़ होता था। तो अभी तक ट्विटर का क्या रुख था, ये जानना चाहूँगा। उसके बाद क्या आपको लगता है कि वाकई में ये फ्री स्पीच रह जाएगा या अब ये एलॉन मस्क को फेवर करने वाले नैरेटिव्स को प्ले करेगा?
ये बेसिकली मेरे हिसाब से एलॉन मस्क को फेवर करने वाले नैरेटिव्स को प्ले करेगा। अगर आप ट्विटर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कल जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक के हमारे मतलब जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स चलते हैं ट्रेंडिंग में वो काफी चल रहे थे, हमेशा रहते ही 4-5 रहते ही। जब से अनाउंसमेंट हुई है सडनली वो ट्रेंड से बाहर चले गए हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि मतलब जो कम्युनल बातें हैं या जो सरकार और विपक्ष वाली बातें हैं वो सडनली बंद हो गई, वो तो चल ही रही है, लेकिन उनको एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है ताकि वो ट्रेंडिंग में दिखे नहीं। जब वो ट्रेंडिंग में दिखेंगे ही नहीं तो वो भले ही मतलब वो हैशटैग है या वो कीवर्ड है वो चलता रहेगा, लोग यूज करते रहेंगे, उस पर बातें करते रहेंगे, लेकिन वो टॉप 30 में कभी आपको दिखेगा नहीं जैसे पहले दिखता था। तो ये पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये चेंज आपको दिख रहा है बिना किसी एक्चुअल पॉलिसी के इम्प्लीमेंट हुए, ये मतलब दिख रहा है। और ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा पॉलिटिकल वो कम हो गया, बिकॉज वो जो फ्री स्पीच जो हम नॉर्मली ट्विटर पे एक्सपीरियंस करते थे वो इनफैक्ट हम समझते हैं कि अभी कम हो जाएगा, रादर वो ज्यादा एक वन तरफा नैरेटिव हो जाएगा। जो उनको चाहिए, जो उनको पसंद है उस वाली चीज को ही वो देंगे, बिकॉज सीधी सी बात है प्राइवेट कंपनी बन गई है। अब वो जो चाहेंगे उसी को वो हाईलाइट ज्यादा करेंगे, उसी को ज्यादा ट्रेंडिंग में दिखाया जाएगा, फिर वो चाहे टॉपिक कोई भी हो। तो अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दिखोगे, अगर उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हो तो आप नहीं दिखोगे। तो फ्री स्पीच एक हिसाब से डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दबा दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सेकेंड चीज जो मैं बताना चाहता था, हम जिसको हाफ लाइफ बोलते हैं, आप जैसे एक ट्वीट करते हो उसका ट्वीट करने के बाद जो पूरा लाइफ टाइम जो वो ट्वीट चलती है उसका जो असर होता है पहले 20 मिनट में ट्विटर पे, वो उसकी हाफ लाइफ हम कहते हैं। मतलब पूरे लाइफ टाइम में जितना वो ट्वीट रीच देगा आपको उसका आधा रीच वो 20 मिनट में ही दे देता है। लेट से फेसबुक कुछ 5 घंटे में देता है, इंस्टाग्राम वगैरह 20 घंटे में, यूट्यूब तो 20-20 दिनों में देते हैं। तो ये होता है इनका हाफ लाइफ का पीरियड, मतलब उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम अपने को उसका आउटरीच मिल जाता है। अब वो एडिट फंक्शन जो मैंने बताया वो कैसे इसको हैम्पर करेगा कि आप जैसे चाहिए अपने नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। तो जो 20 मिनट्स वाला जो हाफ लाइफ टाइम जिसको हम कैलकुलेट करते थे, अब उसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं पहले 20 मिनट में तो मैं बोल सकता हूँ हाँ ये बहुत अच्छा है, 20 मिनट के बाद मैं जाके उसको चेंज करके बोल सकता हूँ नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, या उसको न्यूट्रल कर सकता हूँ। मेरा ट्वीट बाकायदा वहीं पे रहेगा लेकिन मैं उसका नैरेटिव ही पूरा घुमा दूंगा। तो ये सारी चीजें आने की वजह से शुरू का जो फेज रहेगा ना बहुत कंफ्यूजन वाला रहेगा, हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। बट यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच डेफिनेटली कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ET Now स्वदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं व्हाइट गुड्स की। व्हाइट गुड्स PLI स्कीम के लिए 19 कंपनियों ने आवेदन दिया है। ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर, बताएं आपके पास क्या है ताजा जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, PLI स्कीम को लेकर के ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जहां सरकार को PLI स्कीम जो व्हाइट गुड्स के लिए है इसके लिए 19 कंपनियों ने आवेदन किया है। ये दूसरे चरण में 19 कंपनियों ने आवेदन किया है और इसमें कई बड़ी और दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, मसलन LG इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मित्सुबिशी, अडानी कॉपर ट्यूब्स, स्वामीनाथन एंटरप्राइज, ऐसी तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने PLI स्कीम के लिए आवेदन किया है। और जो इन्वेस्टमेंट ये 19 कंपनियां करने जा रही हैं, जो सरकार बता रही है, वो लगभग 1600 करोड़ का रहने वाला है। इसी के साथ ये जो टोटल प्रोडक्शन ये जो 19 कंपनियां करेंगी उसका अगर क्वांटम देखा जाए तो वो भी तकरीबन 27,000 करोड़ का रह सकता है। तो सरकार को PLI स्कीम के लिए एक बेहतर रिस्पांस यहां से प्राइवेट कंपनियों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 19 कंपनियां हैं इसमें 8 कंपनियां ऐसी हैं जो कि AC कंपोनेंट बनाने वाली हैं, जबकि 11 कंपनी LED लाइट्स के क्षेत्र में वो अपना वो योगदान देंगी या उसको लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वो आने वाले समय में करेंगे। तो 5 साल में ये जो प्रोडक्शन तकरीबन 27,000 करोड़ का रहेगा। तो सरकार को ये भी भरोसा है कि इससे जो नौकरियां पैदा होंगी वो भी बड़ी मात्रा में पैदा होंगे। अगर पूरी तस्वीर की बात करें, यानी कि पहले चरण और दूसरे चरण में मिलाकर के बात करें, तो सरकार को ये भरोसा है कि जो टोटल प्रोडक्शन कमिटेड प्रोडक्शन होगा वो 1,07,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने वाला है, जबकि जो निवेश होगा तमाम निजी कंपनियों से वो 7,000 करोड़ से ज्यादा का रह सकता है। और इसी के साथ जो नौकरियां या रोजगार के अवसर होंगे वो 2 लाख से ज्यादा रहेंगे, चाहे वो सीधे तौर पे हो या इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हो। तो इस PLI स्कीम को सरकार गेम चेंजर के तौर पे देख रही है और सरकार का कहना है कि
इस पूरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए सरकार को जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। और अब यहाँ से कंपनियों को वो अवार्ड का काम करने का सिलसिला वो शुरू होगा, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे और फिर उनके जो इंक्रीमेंटल वैल्यू होगा, जितना वो वैल्यू एडिशन करती जाएंगे, उसके आधार पे उन्हें इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिलेगा। और सरकार को भरोसा है कि अब तक चाहे वो एसी हो या एलईडी लाइट्स के क्षेत्र में ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सामान जो भारत में नहीं बनते थे वो अब बनने शुरू होंगे और भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ पाएगा। और अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की, जिसकी मार से फल, सब्जी और ग्रोसरी के दाम आसमान पर हैं। पेश है इसी पर हमारी आज की खास पेशकश। महंगाई का ग्राफ पिछले कई महीनों से चढ़ता ही जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई चीज़ बची होगी जिसके दाम पिछले 1 या 2 साल में बढ़े ना हो, और बढ़े भी इस बेतहाशा तरीके से हैं कि आम आदमी परेशान है, बहुत परेशान है। पेट्रोल डीजल कभी 60-70 के आसपास पहुंचता था तो हंगामा खड़ा हो जाता था, सब्जियां 50 तक पहुंचती थीं तो देश भर में मानिए हाहाकार मच जाता था। मगर पिछले कुछ वक्त से ऐसा लगता है कि अब आम आदमी ने महंगाई को अपनी नियति समझ लिया है और महंगाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लिया है। तभी तो इस कमर तोड़ महंगाई के बाद भी लोगों के मुँह से सिर्फ यही निकलता है कि हाय रे महंगाई। पिछले कुछ महीनों से कभी खाने के तेल से दर्द बनते हैं तो कभी नींबू। कमर कस लीजिए क्योंकि इन गर्मियों में आपके घर का हर महीने का बजट बिगड़ने वाला है। कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल में गेहूं का आटा 13% महंगा हुआ है, दूध के दाम 6% और चीनी 3.25% महंगी हुई है। सनफ्लावर ऑयल और सरसों के तेल में भी 15 से 17% का उछाल आया है। पिछले 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा तेल के अंदर उछाल आया हुआ है और जब भी वो चीज़ का हमारा पास दाम आता था 100, 95, 98 इसी रेंज में था तो पब्लिक को जरा आसान पड़ता था। अब इस समय 2000 अब 200 रुपये पर केजी हो गया है हमारा परचेस। अभी यही चीज़ हम 250 में बेचेगा तो और अगर 210 में बेचेगा तो हमको मतलब ये हिसाब से परोड़ेगा। बाकी क्या है, हमारा मुनाफा तो टूट गया है और प्लस जो परचेस है वो भी हमारा महंगा हो गया है और जो मीडियम पब्लिक है वो तो ये चीज़ को ख़रीदने के लिए काफ़ी उनको तकलीफ हो रही है। तेल से शुरू हुआ महंगाई का किस्सा अब आटे, दाल और चावल तक पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा ये हम आपको दिखाते हैं। मेरे हाथ में 2 अलग अलग तरह के किस्म के ब्रेड के पैकेट हैं। आटा और गेहूं महंगा हुआ है तो मसलन ये भी महंगे हुए हैं। ये जो पहले 15 रुपये का आता था वो 17 रुपये का हो चुका है और ये जो पहले 20 रुपये का आता था अब वो 22 रुपये के आसपास का हो चुका है, यानी 22 रुपये। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 से 15% का उछाल सिर्फ एक इसी आइटम में देखने को मिला है। सिर्फ एक आइटम ही नहीं, बासमती चावल में भी काफ़ी दाम बढ़े हैं। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड आटा हो, दोनों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा जितने भी नॉन पैकेज्ड या फिर लूज ग्रोसरी मिलती है उन सभी में भी दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। पैकेज्ड आइटम में जो जितनी भी ड्रिंक्स आती थी, घी आता है, उसमें भी 10 से 15% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। ठीक ऐसा ही हाल सब्जियों का भी है, जहां मटर, फूल गोभी, गाजर महंगे हो रहे हैं। इस बार महंगाई का क्या स्वाद होता है वो नींबू ही आप चख के बता सकते हैं कि क्या होता है महंगाई का स्वाद, क्योंकि नींबू पहले ही 10 से 15 रुपए एक पीस पर बिक रहा है। लेकिन सिर्फ नींबू ही नहीं, कई अन्य सब्जियां भी हैं जो अब आगे जिनके दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे टमाटर हो, गाजर हो या फूल गोभी और मटर, ये जो मूलभूत सब्जियां कही जाती हैं, इन सब के दाम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो टमाटर है जहाँ वो 30 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था, अब वो 40 से 50 रुपये किलो के आसपास पहुँच चुका है। इसके साथ ही गाजर का भाव भी 50 से 60 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अगर मटर की बात करें, जो 2 महीने पहले 40 रुपये 50 रुपये की रेंज में बिक रहे थे, अब वो 120 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। दरअसल ये सीज़न नहीं है इन सब्जियों का और इसकी वजह से जो इनको लाने में भी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ रही है। जिन जिन इलाकों से, चाहे शिमला हो या अलग अलग जिन इलाकों से यहाँ पर उन सब्जियों की लाने का जो की लागत है, फ्यूल कॉस्ट की वजह से भी वो भी बढ़ी हुई है। इसी वजह से जो ये चुनिंदा सब्जियाँ हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कीमतों में। टमाटर महंगा हो गया 2 दिन में, वो अभी पहले 20 रुपया था, अभी डायरेक्ट 40 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया। गर्मी की वजह से माल सड़ जाता है ना, इसलिए थोड़ा महंगा हो गया।
मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे गाड़ी के लिए तय किया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल एलपीजी के भी दाम बढ़े हैं, जिससे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना भी 10 से 20% महंगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कोविड की पाबंदियों में नरमी की वजह से लोगों में ट्रैवल करने की रुचि बढ़ी है। डिमांड बढ़ने से आपके ट्रैवल प्लान पर भी खर्च बढ़ेगा। होटलों की ऑक्यूपेंसी में सुधार आया है और वो प्री कोविड लेवल पर पहुंचने वाली है। बढ़ती महंगाई आपकी शॉपिंग से लेकर लीजर ट्रैवल तक के खर्च बढ़ाने वाली है, यानी अगले महीने अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रही है। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए बात कर लेते हैं नींबू की। वैसे तो नींबू मिर्ची का इस्तेमाल करा जाता था हिंदुस्तान में नज़र उतारने के लिए, लेकिन अब नींबू से लोग नज़र चुरा रहे हैं। क्यों चुरा रहे हैं? नींबू के भाव देख के जब आसमान पे चढ़े हुए हैं। वाशी की सब्जी मंडी में ज़रा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता श्वेता। नींबू अब बाजार में प्याज की तरह पेश आ रहे हैं। इनके दाम सुनकर आपके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। पिछले कई दिनों से नींबू के जो दाम हैं उनमें इजाफा देखा गया है, जिसके चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त APMC वाशी में मौजूद हैं। यहाँ पर होलसेल प्राइजेस में नींबू के जो दाम है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पे 1 केजी नींबू के दाम 180 रुपए से लेकर 210 रुपए तक बताए जा रहे हैं। वहीं अगर रिटेल प्राइस की बात की जाए तो यह आपको एक नींबू साइज के अनुसार 15 से 20 रुपए पड़ सकता है। आइए कुछ वेंडर्स से बात करके जानते हैं कि उन्हें ये दाम कैसे पड़ रहा है, क्योंकि अब जो नींबू के प्राइसेस हैं पिछले 42 सालों में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। भाई, जो नींबू के इस वक्त दाम चल रहे हैं, क्या इस वक्त प्राइसेस चल रहे हैं? राजेश, जैसे बड़ा नींबू है तो 8 रुपया 9 रुपया भी बिक रहा है जी। मीडियम है तो 6 रुपया 7 रुपया, बारीक है 5 रुपया 4 रुपया ऐसा बिक रहा है। अच्छा, और आपको 1 केजी जो अच्छे नींबू हैं वो कैसे पड़ रहे हैं? वो 2 रुपया खरीदी पड़ रहा है, 200 रुपया किलो। 200 रुपया केजी आपको पड़ रहा है। और आपके पास ग्राहक आते हैं अब? आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, इतना कोई पहले जैसा खास नहीं आ रहे हैं। असामयिक बारिश और ईंधन के दामों में इजाफा के चलते हम देख रहे हैं जो सब्जी हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा नींबू के किस तरीके से दाम बढ़े हैं, वहीं मिर्चियों के दाम बढ़े हैं जो अक्सर आपको मुफ्त में दे दिया करते थे जो वेजिटेबल वेंडर्स होते थे। अब हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। दादा, कितने दाम अभी होलसेल मार्केट में गोभी के हैं? गोभी का होलसेल में 25 रुपए किलो का दाम है होलसेल का, और किरकोल का बोलो तो 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो? हाँ, फ्लावर का। देखिए, जिस तरीके से अब हम होलसेल मार्केट में आपको प्राइसेस बता रहे हैं, इसका आप प्राइस आगे लगा के देखिएगा, क्योंकि हम वाशी APMC मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ होलसेल की हम बात कर रहे हैं और होलसेल में जाहिर सी बात है अगर दाम बढ़ते हैं यानी आपके घर के पास के दुकान तक इसके दाम और बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं टमाटर, जो हर घर की जरूरत होती है, टमाटर के दाम के बारे में भी पूछते हैं। भाई साहब, टमाटर के दाम कितने बढ़े हुए हैं होलसेल मार्केट में? 28 30 रुपए था क्या जी? 28 30 होलसेल बाजार में है। अच्छा, पहले कितने रहते थे? 18 20 22 तक रहते थे, अब 33 10 रुपए का इजाफा आप भी देख रहे हैं। रीजन क्या बताया जा रहा है, क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं? माल आवक कमी है माल का, इसलिए बाजार टाइट है। न तो वैसा 10-15 रुपए किलो बाजार था, मगर अभी माल कम आने की वजह से बाजार टाइट है। अभी 20 22 24 25 रुपए किलो बिक रहा है। पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जी हाँ, बिल्कुल ईंधन के प्राइसेस में जैसे इजाफा हुआ है वैसे ही हम देख रहे हैं जो वेजिटेबल का मार्केट है उसमें भी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।